लोग बातचीत पहले हिंदी माध्यम की चुनौतियों और उससे जुड़े सवालों से कर लेते हैं। हिंदी माध्यम का जो विद्यार्थी इस परीक्षा में फेल हो रहा है, जी सर, मुझे लगता है कि वो कई चीजों का फेल्यूर है। पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं जिनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिला और हम कहते हैं कि हमारे यहाँ समानता है, कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को हिंदी माध्यम की कोचिंग ने भी फेल किया है। तो दो विद्यार्थियों की एस्पिरेशन तो आईएएस बनने की समान है। वो आईआईटी वाला बच्चा भी अब इंजीनियरिंग करने के बाद आईएएस ही बनना चाहता है, वो भी आईएएस बनना चाहता है, और खगड़िया वाला बच्चा भी आईएएस बनना चाहता है। इस परीक्षा में अगर हिंदी माध्यम के बच्चे ने किसी इंग्लिश मीडियम के इंजीनियर बच्चे का इंटरव्यू सुन के और सोचा कि हम तैयारी ऐसे करेंगे, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से आप सारा क्वेश्चन बैंक लगा लेंगे, फिर भी 50 सवाल से ज्यादा आपको, 40 सवाल से ज्यादा सीधे क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ यूपीएससी में नहीं मिलेगा। तो भाषाई दक्षता के कारण तो आप लिख नहीं पा रहे अपनी बात, समय सीमा में पेपर पूरा नहीं कर पा रहे। नमस्कार, आज हमारे साथ डॉक्टर अमित कुमार सिंह सर हैं। सर से कुछ विषयों पर चर्चा होगी, जिसमें मुख्यतः दर्शन और यूपीएससी जैसे कुछ विषय रहेंगे। कारण ये है कि सबने आज से लगभग 32-33 साल पहले दर्शन को अपनाया, उसमें अपना अध्ययन जारी रखा। उसके बाद लगभग 18-20 सालों से सन ने सिविल सेवा के क्षेत्र में दर्शन को पढ़ाया है, जिस दौरान सन ने बहुत से विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया, बहुत अच्छी रैंक के साथ उनका चयन हुआ। इसलिए सर से हम कुछ विषयों पर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि सर ने पिछले कुछ सालों से पढ़ाया नहीं, दर्शन जैसा विषय रुका हुआ था। इसलिए सर से हम कुछ विषयों पर जानना चाहेंगे कि जो हिंदी माध्यम की समस्या है यूपीएससी के क्षेत्र में, और सिविल सेवा की अपनी जो समस्याएं हैं, वो मूलतः समस्याएं हैं क्या। इसके साथ ही हम सर से कुछ ये भी जानना चाहेंगे कि दर्शन जैसा जो गूढ़ विषय होता है, उसकी चुनौतियां क्या हैं, उसको कैसे हल किया जाए। बहुत शुक्रिया निकेत। और मुझे आप काफी दिनों से कह रहे थे कि बहुत सारे सवाल हमारे पोर्टल पर इसको लेके आ रहे हैं, खासतौर पर जो आपने इस चर्चा के शुरू होने से पहले बताया कि हिंदी माध्यम के बहुत सारे विद्यार्थी इसके रिजल्ट को लेकर चिंतित है। इस माध्यम में परिणाम अच्छा क्यों नहीं आ रहा, अच्छी रैंक क्यों नहीं आ रही है। तो हम लोग बातचीत पहले हिंदी माध्यम की चुनौतियों और उससे जुड़े सवालों से कर लेते हैं, क्योंकि मुझे कई सारे सवाल आपने पढ़ के बताए। निकेत, ये हिंदी माध्यम का जो विद्यार्थी इस परीक्षा में फेल हो रहा है, जी सर, मुझे लगता है कि वो कई चीजों का फेल्यूर है। एक, हमारा रूरल इंडिया फेल कर रहा है, ग्रामीण भारत फेल कर रहा है हिंदी माध्यम के विद्यार्थी के साथ। दूसरा, वो पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं जिनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिला, और हम कहते हैं कि हमारे यहाँ समानता है, लेकिन शिक्षा में गुणवत्ता की समानता जैसी चीज से जो लोग वंचित है, जी सर, तो वो गुणवत्ता परक शिक्षा का अभाव फील कर रहा है। साथ में जो आर्थिक असमानता हमारे देश में है, संसाधनों की असमानता है, जिससे कुछ लोग अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा पाते हैं, कुछ के पास वो क्षमता नहीं है। तो वो बात है जो इन बच्चों के फेल होने के पीछे जिम्मेवार है। और एक सबसे जरूरी बात है निकेत, कि मुझे लगता है कि हिंदी माध्यम की कोचिंग फेल हो रही है। शायद ये बात कहना हिंदी माध्यम की कोचिंग पढ़ाते हुए थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला मामला बनता है, हित विरोधिता वाला मामला बनता है कि मैं खुद भी हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को पढ़ाता रहा हूँ, कोचिंग पढ़ाता भी हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को हिंदी माध्यम की कोचिंग ने भी फेल किया है। और मुझे याद आता है हमारे एक पुराने प्रेसिडेंट के.आर. नारायणन साहब का स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब संविधान रिव्यू कमेटी बनी, संविधान समीक्षा आयोग बनाया गया और कहा गया कि हम संविधान की समीक्षा करेंगे कि संविधान कहाँ फेल हुआ, कहाँ पास हुआ, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि ये भारत का संविधान नहीं है जो फेल हुआ है, ये हम हैं जिन्होंने भारत का संविधान फेल किया है। तो कहीं ना कहीं तो उत्तरदायित्व लेना पड़ेगा। या तो ये सरकार का उत्तरदायित्व है कि उसने ग्रामीण भारत में शिक्षा की गुणवत्ता पे काम नहीं किया, और विद्यार्थी
केवल डिग्री लेके आ रहे हैं, उनके पास उस डिग्री की इक्विवेलेंट नॉलेज नहीं है। एक बच्चा आईआईटी खड़गपुर से, आईआईटी कानपुर से बीटेक करता है, उसकी डिग्री भी ग्रेजुएशन की डिग्री है। और एक बच्चा दरभंगा, तारालाही, खगड़िया, बेगूसराय, बलिया, आजमगढ़, बालाघाट, झुंझुनू, इन जगहों से बीए की डिग्री लेके आता है, ये भी ग्रेजुएशन की डिग्री है। लेकिन दोनों ग्रेजुएशन की डिग्रीज में जो विद्यार्थियों के ज्ञान का स्तर, उनका एक्सपोजर है, उनकी समझ है, उसमें बहुत फर्क है। जो बीए की डिग्री ये तमाम इंस्टीट्यूट्स दे रहे हैं हमारे छोटे छोटे कस्बों, टाउन्स में, जिनमें हिंदी माध्यम का विद्यार्थी पढ़ रहा है, वो डिग्री देने के इंस्टीट्यूट से, उन डिग्री से कोई आपको नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप आईआईटी में पढ़ते हैं तो आईआईटी की डिग्री आपको ग्लोबल मार्केट में रोजगार दिलवाती है। तो जहां दो एजुकेशन की एक समान डिग्रीज, इतना फर्क हो, और वो दोनों बच्चे ग्रेजुएशन की एलिजिबिलिटी, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है यूपीएससी में बैठने की, वो दोनों उस ग्रेजुएशन को करने के बाद मान लेते हैं कि हम आईएएस बनने लायक हो गए। तो जब दो बच्चों के नॉलेज में इतना अंतर हो और दोनों कंपीट कर रहे हो एक ही परीक्षा में पास होने के लिए, तो दोनों के सफलता के चांसेस बहुत अलग अलग हैं। क्योंकि एक के पास ना सिर्फ डिग्री है बल्कि बेहतर एक्सपोजर, बेहतर इंस्टीट्यूट, 4 साल की ग्लोबल मार्केट में रोजगार पाने की ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सब आईआईटी ने करवाया है। अच्छा, एक मजे की बात अनिकेत, कि मान लीजिए हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में कोई बच्चा खजुराहो से आए, छतरपुर से आए, यूपी में बुंदेलखंड से आए, वो किसी कॉलेज में पढ़ने जाता है। तो जब वो किसी कॉलेज में पढ़ने जाता है तो कॉलेज गया, सुबह 10 बजे 11 बजे 2-3 कक्षाएं की और वापस घर लौट आया। उसके पास कोई इकोसिस्टम नहीं है लर्न करने का, सिवाय उस क्लास में जो वन वे ट्रैफिक है, जहां टीचर बोलता है, अब विद्यार्थी ने कुछ सुना, टीचर ने उसको नोट करवा दिया, चलाए, ना एक्सपोजर ना स्किल डेवलपमेंट, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जब आईआईटी में बच्चा पढ़ने जाता है, वो आईआईटी चेन्नई गया, तो उस आईआईटी चेन्नई में हॉस्टल में रहेगा, और हॉस्टल में हजारों बच्चे भारत के अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, अलग अलग कल्चर अपने साथ लाए हैं, अलग अलग ज्ञान लेके आए हैं, और वो बच्चा 4 साल एक साथ हॉस्टल में रह रहा है। तो उस परिवेश से सीख रहा है, क्योंकि वो आईआईटी में अपने क्लास से बाहर निकला तो हॉस्टल गया, हॉस्टल में उसका रूम पार्टनर किसी, वो चेन्नई वाले बच्चे का एक रूम पार्टनर दिल्ली का हो सकता है, कोई पंजाब का हो सकता है। तो आप बुंदेलखंड से आके एक दिन यूपीएससी की हिंदी माध्यम की कोचिंग में कल्चर पढ़ेंगे, और वो बच्चा वहां कल्चर के डाइवर्सिटी में उसी को सिस्टम में रह रहा है, जी रहा है। तो जरा सोचिए कि एक इंस्टीट्यूट जब एक बच्चे को ना सिर्फ पढ़ा रहा है बल्कि मांझ रहा है, उसके व्यक्तित्व का निर्माण कर रहा है, उसके लर्न करने के लिए अलग अलग ढेर सारे ऑल्टरनेटिव्स तरीके हैं, अपने सहपाठी से लर्न कर रहा है, पूरे परिवेश से लर्न कर रहा है। फिर उनके यहाँ तमाम क्लब्स हैं, कभी मूवी क्लब बना रखा है उन्होंने, कोई लिटरेचर क्लब है, फिर साल में वो कल्चरल एक्टिविटीज करेंगे, उसमें सारे विद्यार्थी पार्टिसिपेट करेंगे, साथ में डिस्कस करेंगे। तो ये जो सारी बात है निकेत, ये हिंदी माध्यम की हमारे इंस्टीट्यूशन में कहाँ है? तो दो विद्यार्थियों की एस्पिरेशन तो आईएएस बनने की समान है। वो आईआईटी वाला बच्चा भी अब इंजीनियरिंग करने के बाद आईएएस ही बनना चाहता है, वो भी आईएएस बनना चाहता है, और खगड़िया वाला बच्चा भी आईएएस बनना चाहता है। तो इन दोनों में इस तरह के बहुत सारे अंतर हैं अनिकेत, जिन अंतरों की समझ हुए बिना इस परीक्षा में अगर हिंदी माध्यम के बच्चे ने किसी इंग्लिश मीडियम के इंजीनियर बच्चे का इंटरव्यू सुन के और सोचा कि हम तैयारी ऐसे करेंगे, तो उस तरह की तैयारी से हिंदी माध्यम का बच्चा सिलेक्ट नहीं होगा। क्योंकि इंग्लिश मीडियम का इंजीनियर बच्चा या डॉक्टर बच्चा जब ये तैयारी करने आया विद्यार्थी, तो अपने साथ बैकग्राउंड नॉलेज बहुत सारा लेके आया है, स्किल सेट लेके आया है, हर सप्ताह टर्म पेपर लिख रहा है, हर सप्ताह परीक्षा दे रहा है, ऐसी परीक्षाएं दे रहा है जिसमें आप लैपटॉप लेके किताब लेके आते हैं और सवाल उससे हल नहीं होता है, उसको दिमाग लगाना पड़ता है। 4 साल में उसकी सोचने की क्षमता विकसित हुई। और हमारे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी ने अपने बीए की डिग्री में 10 सवाल रटे, इंपॉर्टेंट गेस किया। मैं आपको सारी यूनिवर्सिटीज की हालत बता रहा हूं। बहुत सारे विद्यार्थियों को पढ़ाने से मुझे अनुभव हो गया
हमारे बीए एमए करने वाले विद्यार्थी जो छोटी छोटी यूनिवर्सिटी से या बड़ी यूनिवर्सिटी से भी कुछ आ रहे हैं, वो इतिहास में मास्टर्स करके आए हैं, एमए करके आए हैं। कैसे किया है? 15 सवाल गेस किया, उसको रटा, उसमें से 5 फंस गया और उसी रटे हुए सवाल को उन्होंने लिख दिया गाइड वाला मॉडल, गाइड वाला, और उनको लगता है कि उन्होंने मास्टर्स कर लिया विषय में। तो ये गलतफहमी जो साथ में लेके आ रहे हैं कि उनको आता नहीं पॉलिटिकल साइंस, उनको आता नहीं फिलॉसफी। उन्होंने पूरे ग्रेजुएशन में 45 सवाल याद करके 15 सवाल लिख के ग्रेजुएशन की डिग्री ले ली। ऐसे 30-40 सवाल तैयार करके उन्होंने मास्टर्स की डिग्री ले ली। तो डिग्री भी जो लेके आ रहे हैं, उस डिग्री के पीछे भी कोई स्किल डेवलप उनकी नहीं है। उन्होंने सिर्फ रटा है और उसी रटी हुई बात को लिखा है। रटी हुई बात से इतर अगर इनसे एक सवाल पूछ लिया जाए तो ना तो उसको लिखने के लिए उनके पास भाषा है, ना उनके पास उनके दिमाग में विश्लेषण की क्षमता है, ना पावर ऑफ इन्फ्रेंस है, अनुमान लगाने की क्षमता है। अच्छा, यूपीएससी का सवाल पूछेगा निखिल, ये तो सवाल पूछेगा जहां आपने किताब से जो सीधे पढ़ा है वो प्रश्न आपको पेपर में दिखाई नहीं देगा, उसे छोड़ के बाकी सब है। हाँ, उसे पीटी में भी होगा। बिल्कुल। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से आप सारा क्वेश्चन बैंक लगा लेंगे, फिर भी 50 सवाल से ज्यादा आपको, 40 सवाल से ज्यादा सीधे क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ यूपीएससी में नहीं मिलेगा। लेकिन सर, हम लोग जब सिविल सेवा का पूरा पैटर्न देखते हैं तो उस पैटर्न को जब हम देख रहे हैं तो वो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के पास ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा में जीएस का एक प्रश्न पत्र है जिसमें पूरा इतिहास, भूगोल, समाज, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, संस्कृति। मुख्य परीक्षा में चारों प्रश्न पत्र, कोई भी तकनीकी नहीं है, इतिहास है, भूगोल है, समाज है, नीति शास्त्र है, जो कि प्योरता ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है, निबंध का प्रश्न पत्र है। और जहां तक बात रही वैकल्पिक विषय की, ऑप्शनल सब्जेक्ट की, वहां पे भी हम लोग देख रहे हैं कि आप अपनी पसंद से कोई भी विषय ले सकते हो। दूसरा, हमारा हिंदी माध्यम का जो पूरा कोचिंग सेंटर है, जो पूरा कोचिंग का बाजार है, वो भी हम देख रहे हैं दिन पे दिन बढ़ रहा है। जो बाजार में सामग्री है हिंदी माध्यम के लिए, उसकी गुणवत्ता भी बढ़ी है। बाहर से आने वाले जो विद्यार्थी हैं हिंदी माध्यम वाले, वो अपने पैशन के रूप में भी हिंदी को ले रहे हैं। यानी हिंदी साहित्य जैसे जो विषय है या हिंदी मीडियम में लिखने को लेकर जो चाह है लोगों की, वो बढ़ रही है। लेकिन आपने मेरे से कहा कि ये सब इसके विरोधी में जा रहा है, तो ये कैसे हो रहा? मतलब एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि बाजार समर्थक दिख रहा है हिंदी माध्यम के लिए, सिविल सेवा का पैटर्न समर्थक दिख रहा है हिंदी माध्यम के लिए, लेकिन चयन जब हम देख रहे हैं, सिलेक्शंस देख रहे हैं, तो वो 2, 4, 10, ये विरोधाभास क्यों? अनिकेत, 2 बातें जो आपने कही। एक आपने कहा कि सारे यूपीएससी के सिलेबस में ह्यूमैनिटीज का पलड़ा भारी है, फिर इंजीनियर्स और डॉक्टर्स क्यों ज्यादा सिलेक्ट हो रहे हैं? मेरे ख्याल से सवाल का आपके भाव ये है मोटे तौर पे। हाँ। और दूसरा आपने कहा कि बाजार में हिंदी माध्यम का मटेरियल इतना, कोचिंग इतनी ज्यादा, तो उससे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी फेल क्यों कर रहे हैं जब इतना असिस्टेंस के लिए उनके इतना बड़ा ढांचा, जब समर्थन में सब खड़ा है तो विरोधाभास में क्यों जा रहे हैं? देखिए, ये बात अनिकेत समझने की जरूरत है। बाजार रीजन पर काम नहीं करता है। आपने बाजार का तर्क दिया तो मैं बाजार से पहले शुरू करता हूं। बाजार में आप टीवी खोलेंगे, सुबह से शाम तक अगर 50 विज्ञापन आएगा तो 50 विज्ञापन में महिलाएं दिखेंगी। साबुन का विज्ञापन होगा महिला, टूथपेस्ट का विज्ञापन महिला, जुबा केसरी का विज्ञापन होगा महिला ना, कोल्ड ड्रिंक का विज्ञापन होगा महिला, परफ्यूम का विज्ञापन होगा महिला। परफ्यूम आपने लगाया और लड़कियां गिरने लगी हैं, सब वो है। कोई भी आप विज्ञापन देखें, कार का विज्ञापन होगा लड़की। तो कोई अगर इससे देख के ये सोचे कि लगता है बाजार महिला सशक्तिकरण बहुत कर रहा है, तो आइडिया तो बड़ा भ्रामक होगा। बाजार महिला सशक्तिकरण नहीं कर रहा है। बाजार पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं की देह को अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो महिलाओं का हमारे विज्ञापन की दुनिया में ज्यादा दिखना, इसका मतलब ये नहीं है कि बाजार विमेन एम्पावरमेंट और जेंडर जस्टिस के लिए काम कर रहा है। दिख ज्यादा रही महिला वहां, लेकिन बाजार उनका पुरुषों को सामान बेचने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आप कहीं ऑटो एक्सपो में चले जाए, ट्रेड फेयर कभी लगे चले जाए, भारत मंडपम में जो पहले प्रगति मैदान होता था जी, आप पाएंगे कि सारे सेल्स वाले काउंटर पर 80% लड़कियां होंगी। अच्छा, भारत में तो रहा देखिए, भारत में कार चलाते पुरुष ज्यादा है और बेचने के लिए लड़की खड़ी है। आप होटल में चले जाइए,
आप कोचिंग में चले जाइए, आप हवाई जहाज में चले जाइए, हर जगह आपको एक 20 साल से 32-30 साल की लड़की मिलेगी जो सामान बेच रही है। अब इससे हमको ये लगे कि हमारे सार्वजनिक जीवन में तो लड़कियों को हम कितना स्थान दे रहे हैं, तो आप पाएंगे कि वही एयरलाइंस जो वो 20 से 32 साल की लड़की को एयर होस्टेस बना के रखे हुए, जैसे 40 साल 35 साल की होगी उसको बाहर कर देंगे। तो वो विमेन एम्पावरमेंट नहीं कर रहे हैं, उल्टा वो तो 35-36 साल में लड़की को नौकरी से बाहर कर रहे हैं। दूसरे पेशों में हम मानते हैं कि आपका अनुभव बढ़ गया, डॉक्टर आप ही पुराने डॉक्टर हो गए, वकील आप पुराने हो गए, तो आपकी मांग बढ़ गई। औरत के संदर्भ में ऐसा नहीं। तो बाजार तो पहले तो बाजार से कोई समझ नहीं बनानी चाहिए। बाजार उल्टा तर्क के बजाय हमारी भावना उस पर काम करता है। अब मैं अक्सर क्लास में एग्जांपल देता हूं, कई बार मैं कह चुका ये बात कि आप किसी भोजपुरी गाने को यूट्यूब पर सुन लीजिए, आप पाएंगे करोड़ों लोगों ने उसको सुन रखा होता है। और जरा आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर का कोई लेक्चर देख लीजिए, कुछ लाख लोगों ने भी नहीं सुना है। आप सुबु लक्ष्मी का, भीमसेन जोशी का कोई शास्त्रीय संगीत का कोई यूट्यूब पर गायन सुन लीजिए, 25 लाख लोगों ने भी नहीं सुना है। तो इस तर्क से तो बाजार भोजपुरी गाने के साथ खड़ा है, तो क्या उसमें रीजन है? नहीं। भोजपुरी गाना खालिस आज के समय में, एक दो अपवादों की बात नहीं करता हूं, अपवाद है, कुछ ऐसे शारदा सिन्हा, बालम जैसे लोग थे जो भोजपुरी गाने में भी तमाम तरह की बातें गाते थे जो अच्छी थी। लेकिन आज का भोजपुरी गाना आप देखेंगे जिसको ऑटो वाला, रिक्शे वाला, ठेले वाला सब सुन रहे हैं, उस भोजपुरी गाने में स्त्री की देह को एक कमोडिटी की तरह बेचा जा रहा है। फुहरता ज्यादा है, फुहरता से भी ज्यादा उसका वस्तुकरण है, ऑब्जेक्टिफिकेशन है। और उस समाज में जिसमें औरत के देह को भोगने की इच्छा है, वो समाज उस औरत के देह को भोगने की इच्छा को भोजपुरी गाने से तृप्त कर रहा है। वो गाना एक तरीके से उसके औरत के शरीर को भोगने की इच्छा के पूरा करने का जरिया बन चुका है। तो बाजार तो इस तरह की बात भी प्रमोट करता है। बाजार तो बच्चों को जंक फूड खिला रहा है, जिस जंक फूड के एडिक्ट होने बच्चे ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं। तो बाजार रीजन पर बेस्ड नहीं है। कोचिंग इंडस्ट्री में भी जब बाजार आया है तो इसने भी बच्चों को एक ग्राहक की तरह समझा है, जिसमें हमारा ग्राहक है और उसको जैसे जंक फूड बेचने के लिए हम कुछ करते नहीं, क्योंकि उसमें पैलेटेबिलिटी, स्वाद है, उत्तेजना है। जैसे आप उसको रखेंगे जीभ पर, उसका टेस्ट ऐसा है कि वो आपको एडिक्ट बनाएगा। तो आज की जो कोचिंग इंडस्ट्री है जो बाजार में तब्दील हो गई, जो सपोर्ट सिस्टम आप कह रहे हैं, वो रीजन पर बेस्ड नहीं है। उसने समझा कि एक बच्चा, भावुक बच्चा आ रहा है गांव से, इसको अगर हम रीजन की तरफ ले जाएंगे, समझाएंगे कि भाई यूपीएससी बहुत मुश्किल है, मेहनत करनी पड़ेगी, लगना पड़ेगा, तो यूपीएससी की मुश्किलात समझने के बाद बहुत सारे बच्चे इसकी तैयारी करना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन यूपीएससी की कोचिंग को अगर हम ग्लैमराइज कर दें, छोटे छोटे रील्स डाल के, शॉर्ट्स डाल के, इंटरव्यू का क्लिप डाल के कि देखिए कैसे लोग आईएएस बन जा रहे हैं, और यूपीएससी के टीचर्स भी भोजपुरी गाने की तरह मैं कहूं या जंक फूड की तरह कहूं, इस पूरी कोचिंग इंडस्ट्री को एक तरीके से बड़ा करने के लिए बेचने लग जाए और बच्चा उस आकर्षण से कोचिंग करने के लिए आ जाए, तो इस सपोर्ट सिस्टम के लिए बच्चे के लिए कोचिंग नहीं खड़ी है। ये कोचिंग टीचिंग के बजाय प्रॉफिट जनरेशन इसका पहला मकसद है। और दुर्भाग्य से ये इसमें इथिक्स नहीं है। जैसे मैं कहता हूं ना कि बाजार में कोक बिक रहा है, आप मुझे डेटा मैंने पढ़ा एथिक्स पढ़ाते समय कि पिछले साल 26 लाख लोग करीब अल्कोहल कंज्यूम करने से मरे और 82 लाख लोग शुगर के एडिक्शन से, उससे जो रोग होते हैं उनसे मर गए। तो आज हमारे देश में आप देखेंगे तो कहा जाएगा शराब पीना बुरा है, लेकिन शुगर लोगों को मार रहा है। शुगर एडिक्शन के खिलाफ तो आप ऐसा कैंपेन नहीं सुनेंगे, क्योंकि ऐसा कैंपेन चल जाए तो सारा जितना ये कोल्ड ड्रिंक्स बिक रहा है, पेप्सी कोला, धराशायी हो जाएगा। तो बाजार हमको ना रीजन की तरफ नहीं जाने देता। इसलिए मैं बहुत इसके अनिकेत इसके खिलाफ हूं कि ये बात लोग समझे कि कोचिंग बढ़ रही है, इससे सिलेक्शन ज्यादा हो जाएगा। जो कोचिंग बढ़ रही है वो कोचिंग बाजार बन रही है, और जब ये बाजार बन रही है
तो प्रॉफिट के लिए काम कर रही, रिजल्ट्स के लिए नहीं। यहाँ एक विरोधाभास जरूर है, आप सवाल चाहे तो आगे पूछिएगा जी, कि आप कह सकते हैं कि सर ये बाजार अगर हिंदी मीडियम में बन रहा है तो इंग्लिश मीडियम में भी बन रहा है, फिर वहां रिजल्ट क्यों है? अगर बाजार में नुकसान पहुंचा है हिंदी मीडियम को, उसका उत्तर मैं दूंगा। लेकिन मैं आपके पहले दूसरे सवाल पर भी आ जाता हूं, जो आपने कहा ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट ज्यादा हैं, इससे तो ह्यूमैनिटीज के बच्चों को लाभ मिलना चाहिए। अनिकेत, यूपीएससी के एग्जाम में विषय कौन सा है, इससे कोई इस एग्जाम को क्रैक नहीं करेगा। इस एग्जाम को लोग इस बात से क्रैक करेंगे कि उनकी विषयों को समझने की, तर्क गढ़ने की क्षमता कितनी है। एक इंजीनियर जिसकी तर्क गढ़ने की क्षमता 4 साल में आईआईटी ने बढ़ा दी, एनआईटी ने बढ़ा दी, अब उसको आप इतिहास भी देंगे तो अपनी ज्यादा तार्किक क्षमता से उसकी समझ बेहतर विकसित कर ले, क्योंकि उसको पॉइंट्स में आंसर लिखना आता है, पीपीटी बना के आया है। 4 साल में उसने 40 एग्जाम दिए हैं, 50 टर्म पेपर लिखे हैं। तो वो जो बच्चा जिसको एग्जाम का डर खत्म हो गया, जिसकी एक्सपोजर से उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो गई, जिसकी सोचने समझने की क्षमता विकसित हो गई, उस क्षमता से इतिहास भी उस बच्चे से बेहतर पढ़ेगा जो बच्चा रट के 10 सवाल, कहने को तो इतिहास का विद्यार्थी बीए करके आया इतिहास में, लेकिन इतिहास में उसकी तार्किक क्षमता विकसित नहीं हुई। इतिहास में उन्होंने पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट संघर्ष को याद कर लिया है। तो ह्यूमैनिटीज पढ़ने वाले बच्चे इसलिए फेल कर रहे हैं क्योंकि ह्यूमैनिटीज वो उसमें लॉजिक, रीजन, आर्ग्यूमेंट्स नहीं सीख रहे हैं, उनकी रैशनल एबिलिटी डेवलप नहीं कर रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूट्स, इसलिए वो बच्चे फेल कर रहे हैं। और एक और बात नहीं की, जहां तक मुझे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स आईआईटीएन हैं रहे हैं, बताते हैं कि आईआईटी में आपको इंजीनियरिंग के साथ साथ ह्यूमैनिटीज का विषय पढ़ना पड़ता है। और ह्यूमैनिटीज का वो विषय जो पढ़ के आ रहे हैं वो किसी गाइड से पढ़ के नहीं आ रहे। हमारे यहाँ तो हो सकता है बुंदेलखंड का बच्चा इतिहास में गाइड से पढ़ के आ रहा, उसने टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक देखी ना, वो डीएन झा से, सुमित सरकार से, शेखर बंदोपाध्याय से, रोमिला थापर से, एल बाशम से इतिहास पढ़ के नहीं आ रहा। इतिहास की कोई पूंजी गाइड से पढ़ के आ रहा है 10 सवाल लिखने के लिए, मॉडल पेपर, मॉडल। तो उसका इतिहास पढ़ने के बाद भी क्या तार्किकता विकसित हुई? रोमिला थापर पढ़ता, सहमत असहमत की बात अलग है कि रोमिला थापर के इतिहास से सहमत होना है क्या सहमत होना, और उस डिबेट में नहीं जा रहे जी, लेकिन कम से कम आर्गुमेंट की चेन तो समझता। तो जो इस एग्जाम की बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप आर्गुमेंटेटिव हो, आप रैशनल हो, ह्यूमैनिटीज के बच्चे में ह्यूमैनिटीज पढ़ने के बावजूद भी उस विषय की रैशनैलिटी भी डेवलप नहीं। तो 2 वजहों से मैं कहूंगा अनिकेत कि ये दोनों धारणाएं गलत है। एक, यूपीएससी में हिंदी मीडियम की कोचिंग इंस्टीट्यूट ने सपोर्ट सिस्टम खड़ा किया है और बड़ा बेहतर एक ढांचा बना है, ये गलतफहमी, ये बाजार खड़ा किया है। और दूसरा अनिकेत, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई का जो कल्चर है हमारे विश्वविद्यालयों में, जहां से बच्चे ज्यादा आ रहे हैं, छोटे कस्बों में, टाउन में, वो पढ़ाई लिखाई का कल्चर सोचने का नहीं है, रटने का है, और उनकी किताबें भी सब स्टैंडर्ड है, इसलिए वो यूपीएससी के चैलेंज को हल नहीं कर पा रहे। एक प्रश्न मैंने कहा है कि उस पर आप जब कहेंगे तो मैं आऊंगा कि इंग्लिश मीडियम में फिर इसी कोचिंग इंडस्ट्री से जो मार्केट है जी, बच्चे सिलेक्ट कैसे हो रहे हैं, वो अगर आप सवाल उठाएंगे तो मैं जवाब दूंगा, अगर आपके लोगों ने पूछा होगा जी तो किसी दूसरे सवाल पर भी बात कर सकते हैं। तो सर आगे बात ये है कि जैसे आपने आज से 30-32 साल पहले दर्शन को अपनाया, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया, सिविल सेवा के क्षेत्र में पढ़ाया, हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम, यहाँ तक कि गुजराती मीडियम के बच्चों का भी आपने मार्गदर्शन किया। तो सर जैसे बुद्ध ने रात्रि के 4 पहर में 4 आर्य सत्यों को पाया था और दुख का कारण से लेकर निदान तक की पूरी यात्रा बताई थी, तो क्या कहीं कोई हल है हिंदी माध्यम के लिए, कोई हल देख पा रहे हैं आप? हम निकट भविष्य में या आपकी वर्तमान कोई परियोजना है ऐसी जिसमें हम लोग देख पाए कि हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए कुछ समाधान है? अगर समाधान नहीं है तो क्या पूरी तैयारी छोड़ देनी चाहिए? क्या एक भाषाई भेद जो है, ये भेद नहीं बोलूंगा, वो व्यवस्था ही ऐसी बनी हुई है कि उससे आप पार नहीं जा सकते, तो क्या कोई हल है? मैं आपसे जानना चाहूंगा सर। ये देखिए, चूंकि समस्या के कई लेयर्स हैं, इसलिए इसको किसी एक परियोजना से कोई एक शिक्षक हल नहीं कर सकता। और जैसे हम लोगों की रुचि कोचिंग चलाने में और टीचर और मैनेजर में बड़ा फर्क होता है। मुझे तो बड़ा ताजुब होता है कई बार कि हिंदी माध्यम के तमाम बड़े बड़े शिक्षक
जो पहले शिक्षक की ख्याति थी वो सब बाद में कोचिंग के मैनेजर्स बन गए। और ये बात फिर से मैं कहूंगा, इसको कहते हुए मुझे दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है, लेकिन आप दो काम में से एक ही काम कर सकते हैं। या तो पढ़ा सकते हैं या अकाउंट्स देख के बिजनेस कर सकते हैं, या तो हॉस्पिटल बड़ा खोल लीजिए और व्यवसायी बन जाइए। अच्छे डॉक्टर थे, अब आप व्यवसायी बन गए तो आप सारे हॉस्पिटल का हिसाब किताब, मैनेजमेंट, अकाउंट्स देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन देखने लगेंगे, या फिर आप सर्जरी कर लीजिए। दो से एक ही काम हो सकता है। ठीक वैसे अच्छे टीचर्स अगर पढ़ाएंगे नहीं, एक बार उनकी ख्याति बनी, फिर उन्होंने उस ख्याति को तब्दील कर दिया कोचिंग को बड़ा बनाने में, खुद पढ़ाना बंद कर दिया। उनको लगा कि इसमें पढ़ाने से कितना ही पैसा आएगा, कोचिंग का बड़ा मॉडल खड़ा करो, उसमें फिर टीचर्स भर्ती करो। तो आपने अपनी कोचिंग को बड़ा बनाया था क्योंकि आप पढ़ाते थे, आपकी स्किल थी। अब आपने पढ़ाना बंद कर दिया और तमाम नए लोगों की भर्ती कर ली, उनको घंटे पे आपने सैलरी देना, मेहनताना देना शुरू कर दिया और उनसे पढ़ाना शुरू किया। अब उनकी स्किल से तो बच्चा नहीं आया था ना, आपकी कोचिंग का नाम उनकी स्किल के कारण था। तो एक तो कोचिंग इंडस्ट्री में बच्चों को समझना पड़ेगा कि वो टीचर से पढ़ने आते हैं, ब्रांड से पढ़ने आते हैं। जब तक बच्चे समझेंगे नहीं तो बच्चे ना, वो जैसे जूता खरीदते हैं एडिडास, नाइकी का, वो समझते हैं कोचिंग भी ऐसी चीज है। कोचिंग ऐसी चीज नहीं है। कोचिंग में आप क्लासरूम से पढ़ने नहीं आ रहे, जो आपने खूब बड़ा पैराफर्नालिया बनाया है, चमक दमक वाला ऑफिस जिसमें एक ही कलर की शर्ट पहन के काउंसलर्स बैठते हैं। ये समझना होगा यूपीएससी के बच्चे को कि कॉर्पोरेट कल्चर है, इससे उसके सिलेक्शन का कोई संबंध नहीं है। तो पहला तो ये है कि हिंदी माध्यम के बच्चे को भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ये कोई 12वीं 10वीं क्लास का बच्चा नहीं है जिसको समझना हो कि यूपीएससी से पूछा क्या जाता है और पढ़ा क्या रहा है कोचिंग, हमको इनके पढ़ाने सवाल हल हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं पढ़ाते हुए देखता हूं अनिकेत, बच्चा विषय का उसको सिलेबस तक नहीं पता होता है, 15-20 क्लास खत्म हो जाती है, सिलेबस तक नहीं देखता है उसने। मैं पूछता हूं पीवाईक्यू किया, पीवाईक्यू नहीं किया होता है। तो जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी करने आया है, कई बार वो क्लासरूम में फील गुड माहौल में बैठा है। एक ऑथर है, मैं उसको कोट करता हूं कई बार, नील पोस्टमैन। नील पोस्टमैन ने एक टर्म यूज किया, टेलीविजन साइकोलॉजी। उसने कहा कि हमारी जनरेशन के जो लोग हैं, जिनकी उम्र आजकल 25, 30, 40 साल है, टेलीविजन साइकोलॉजी वाले लोग हैं। टेलीविजन साइकोलॉजी बेसिकली मार्केट साइकोलॉजी वाला आइडिया है, जिसमें मार्केट टेलीविजन के माध्यम से बाजार का प्रचार कर रही है, प्रोडक्ट का। और हर प्रोडक्ट का जो प्रचार है निकेत, वो इस आइडिया पे जुड़ा कि आपकी कोई भी समस्या है, सरदर्द है, ये गोली खाइए दूर हो गया, नाक बंद है, ये स्प्रे लगाइए तुरंत खुल गया, आपके कपड़े में दाग है, इस डिटर्जेंट में डाल दिए तुरंत धुल गए। बाजार कहता है कि हर समस्या का इंस्टेंट समाधान है। तो जो ये बाजार से साइकोलॉजी बनी है लोगों की, टीवी से ऐसी एक्सपोजर्स के बारे में हमको पता नहीं होता कि हमारी साइकोलॉजी कैसे बन रही है, बन चुकी होती है। जैसे फिर उनसे बन रही है जो रील कल्चर, उससे बन रही है। रील 2-2 मिनट की, 1-1 मिनट की देखी बन रही है। इससे बच्चे का अटेंशन स्पैन खत्म हो गया। वो कोई लंबी बात, लंबे समय में आर्गुमेंट बनाने वाली बात को सुनने में सक्षम नहीं रह गया। तो अगर आप कोई चीज पढ़ाएं उसको, और मान लीजिए आर्गुमेंट बनाने में 20-25 मिनट लगे, तो बच्चे को आदत ही नहीं रहेगी। तो वो तो सोचता है हर चीज का तत्कालिक समाधान। तो जैसे वो क्लास में बैठता है और आपने कोई गूढ़ आर्गुमेंट समझाना शुरू किया जिससे उसकी तार्किक क्षमता का विकास होगा, तो इंटरेस्ट लेना बंद कर देता है, क्योंकि उसकी उस टेलीविजन साइकोलॉजी के साथ ये संगत नहीं, जो रील से उसने साइकोलॉजी बनाई उसके साथ संगत नहीं। तो जो ये रील कल्चर आया है सोशल मीडिया पे, इसने हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को बहुत तबाह किया है, क्योंकि इस रील से वो ये सोच के आ रहे हैं बस ऐसे ही यूपीएससी की तैयारी इतनी इंटरेस्टिंग होती, रोचक होती है। बाबाओं की रील देख के, टीचर्स की ऐसी रील देख के, जैसे धर्म में आप सोच लें कि हम रील देख के आध्यात्मिक बन जाएंगे, विवेकानंद बन जाएंगे, वैसे रील देख के आपको लगे कैसे इतनी रोचक पढ़ाई होती होगी। अब इतनी रोचक पढ़ाई यूपीएससी की है, 10 लाख लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, फिर तो इतनी रोचक है। वो मास के लिए बनाई, मास कंजम्पशन के लिए रील बनाई गई, वो बाजार का एक पार्ट है। तो जो बाजार वाली साइकोलॉजी निकली थी, दूसरी बात है। मैं पहले जैसे बुद्ध का आपने जिक्र किया
तो बुद्ध ने बताया था पहले दुख का कारण क्या है। तो मैंने आपको पहला कारण बताया कि पहले तो यूपीएससी में हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के सिलेक्ट ना होने का कारण विद्यार्थी हैं जिन्होंने कोचिंग से इतर ब्रांड्स को चुनना शुरू कर दिया, टीचर से इतर ब्रांड को चुनना शुरू कर दिया और धीरे धीरे टीचर्स ने भी ब्रांड बनाना शुरू कर दिया। दूसरा ये टेलीविजन साइकोलॉजी है जिसमें अटेंशन स्पैन उनका खत्म हो गया। मुझे अच्छी तरह याद है हिंदी मीडियम के टॉपर्स मैंने पढ़ाए हैं। 20वीं रैंक प्रियंका निरंजन की मिर्जापुर डीएम है, 34वीं रैंक शिव सहायवस्थी की हिंदी मीडियम के हाईएस्ट रैंक है, प्रतापगढ़ डीएम है। बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैंने पढ़ाया जिनकी 20वीं 13वीं 34वीं रैंक आई, और ये वो स्टूडेंट है शिव सहायवस्थी तो ऐसे स्टूडेंट है कि जिन्होंने कभी कॉलेज का मुंह नहीं देखा, 12वीं क्लास कॉरेस्पॉन्डेंस से की, उसके बाद की सारी पढ़ाई कॉरेस्पॉन्डेंस से की और उसके बाद आईएएस बन के टॉप कर लिया है। क्या फर्क था? अपना नोट्स खुद बनाते थे, किताबें पढ़ते थे, तो नोट्स बनाने से इनकी भाषा का विकास होता था, किताब पढ़ने से इनकी आर्गुमेंट बनाने की क्षमता विकसित होती थी। आज का बच्चा इंस्टेंट नूडल की तरह क्लास में जब आता है तो उसको लगता है टीचर हमको सब लिखवा दे, वो सुन के नहीं लिख पा रहा है। पहले बच्चा खुद किताब पढ़ के नोट्स बना रहा था और अब का बच्चा लेक्चर सुन के नोट नहीं कर पा रहा है, डिक्टेशन चाहता है। तो जरा सोचिए कि ये जो अज्ञान है, अगर आप किसी बच्चे की भलाई के लिए उसको पढ़ाना चाहें, उसको आईएएस बनाने के लिए पढ़ाना चाहें, तो बच्चा ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे आप किसी को स्प्राउट्स खिलाना चाहें नाश्ते में, और स्प्राउट्स हेल्दी बहुत है, लेकिन उस बच्चे को मान लीजिए जलेबी पकौड़े की आदत लग गई, मैगी खाने की आदत लग गई, प्रेडिबिलिटी की आदत लग गई, तो कहां खाएगा आपका स्प्राउट्स? तो इस टीचिंग का एक्सेप्टेंस कम हो गया क्योंकि बहुत बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने एक ऐसा पैलेटेबिलिटी का आइडिया, टेस्ट का आइडिया पैदा कर दिया है बच्चों में, जो रोचकता की तरफ झुका हुआ है। रोचक पढ़ाई पढ़ने के लिए बच्चे आ रहे हैं, ये क्रिटिकल थिंकिंग के लिए नहीं आ रहे। चौथी बात है निखिल, हमारा हिंदी मीडियम का जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, 2 साल कोचिंग करवाती है। 2 साल जब आप कोचिंग करवाते हो तो इतना मटेरियल क्रिएट कर देते हैं आप 2 साल की कोचिंग में, जिसको ना पढ़ना संभव ना रिवीजन करना संभव। अननेसेसरी प्रिंटेड मटेरियल अलग है, क्लास में बनाया गया नोट्स अलग है, बच्चा उसके अलावा मैगजीन पढ़ के अलग नोट्स बनाए, तो उसके नोट्स ही इतने सारे हैं कि हजारों पेज का उसने प्रोजेक्ट बना रखा है जो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो जब तक ये सारा प्रिंटेड नोट्स हटाएगा नहीं वो, और नोट्स उसका कॉन्साइज नहीं बनेगा, नोट्स बनाने नहीं उसको आएगा, पेपर में पूछा क्या जा रहा है उसके हिसाब से कैसा नोट्स बनाना उसकी समझ उसके पास नहीं आएगी, तब तक ये बात नहीं बनेगी। और अनिकेत, चौथा मतलब कुछ कारण में बता दो, फिर उसके बाद समाधान की बात करेंगे। चौथा, मुझे लगता है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई के तरीके में अंतर लाना हो, मतलब अंतर कोचिंग में अंतर होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम में बच्चा उसकी रैशनैलिटी डेवलप करने के लिए कोचिंग नहीं है, वो एनआईटी से, मेडिकल इंस्टीट्यूट से, या फिर इंग्लिश मीडियम जिसने 13-14 साल पहले आज से शुरू किया होगा पढ़ाई और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई शुरू की होगी अपनी, 4-5 साल का होगा, उसके बाद आज 18 साल 20 साल का होगा तो इंग्लिश मीडियम ज्वाइन किया होगा, तो उसका स्कूल का एक्सपोजर बेहतर होगा, स्कूल उसका बेहतर होगा। क्योंकि लैंग्वेज कई बार ना कई तरह का कैरियर है, लैंग्वेज कल्चर का कैरियर है, लैंग्वेज एक्सपोजर तय करती है। तो अंग्रेजी में जब आप पढ़ेंगे तो आपका ऑब्वियस है कि इंटरनेट को यूज करने की प्रोफिशिएंसी, आपकी क्षमता तेज होगी, ज्यादा होगी उसमें। आप तमाम तरह के नॉलेज सिस्टम जो है उनसे जुड़ सकते हैं अंग्रेजी में होने के कारण। तो वो बच्चा जब कोचिंग करने आ रहा है तो उसको कोचिंग से सिर्फ सिलेबस खत्म करना है, वो वहां तर्क बनाना सीखने नहीं आ रहा है। कई बार वो अगली जनरेशन का बच्चा, उसकी तार्किक क्षमता टीचर से भी ज्यादा हो सकती है, उसको यूपीएससी के सिलेबस की समझ चाहिए। वो समझ आपने 9 महीने में दे दी, उसने अपना पेपर देख के नोट्स बना लिया, फिर चूंकि इकोसिस्टम है उसी के आईआईटी से, उसी के एनआईटी से 10 लोग पहले सेलेक्ट हो गए, उन्होंने उसको गाइड कर दिया कैसे नोट्स बनाओ, ये है, उस इकोसिस्टम से उसने लर्न कर लिया, बहुत सारी गलतियां क्या नहीं करनी वो सीख लिया। इसलिए उसमें कोचिंग का रोल सिलेक्शन में बहुत कम हो गया। हमारे हिंदी मीडियम में मुखर्जी नगर जैसे इसका हब है, पूरे गांधी विहार से कोई रिजल्ट नहीं, पूरे नेहरू विहार से कोई रिजल्ट नहीं, वो जो 12, 14, 15 रिजल्ट आया उसमें से 10 पिछली बार वाले रिजल्ट रिपीट हो गए, तो पूरी की पूरी क्लास में कोई रिजल्ट सिलेक्टेड आदमी तो भाई नहीं, तो इकोसिस्टम ही नहीं रहेगी।
तो क्लास में जो टीचर पढ़ा भी रहा है वो सारे बच्चों को पढ़ा रहे, कोई सिलेक्ट नहीं हो रहा, तो बच्चे भी उस तरह का सवाल नहीं पूछ रहे, उनको पता ही नहीं सवाल क्या पूछ रहे हैं। तो जो इकोसिस्टम का फायदा मिलना चाहिए कि एक इकोसिस्टम में उस परीक्षा की तैयारी करने वाले 50 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, तो अगली जनरेशन को बात सिखा देंगे। यहाँ कुछ ट्रांसफर नहीं हो रहा, यहाँ आपको कुआं खोदना है, आपको ही पानी भरना है। तो ये एक वजह है जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम को अलग करती है। दूसरा, इंग्लिश मीडियम में जो क्वालिटी है कंटेंट की, मान लीजिए आप हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस और हिंदी का अखबार दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण ले लीजिए, दोनों में इकोनॉमी की खबर पढ़ लीजिए, लिखने वालों का एबिलिटी देख लीजिए, आप पाएंगे बहुत अंतर हो। इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी में, हिंदू की स्टोरी में और दैनिक भास्कर की स्टोरी में अंतर हो। तो रीडिंग का जो कंटेंट यूज, जो जिस कंटेंट को यूज कर रहा है पढ़ने के लिए, उसकी क्वालिटी भी सुपीरियर है। किताबों की क्वालिटी सुपीरियर है, कंटेंट की क्वालिटी सुपीरियर है। ये वजह भी है कि उसको कोचिंग की बहुत जरूरत नहीं है। हिंदी मीडियम से बात नहीं मिलेगी। हिंदी मीडियम में कोचिंग में जब तक हम बच्चे को सोचना, लिखना, किताबों की तरफ ले जाके पढ़ना नहीं सिखाएंगे, उसके पास स्किल ही नहीं। सोचना हमको सिखाना पड़ेगा, लिखना हमको सिखाना पड़ेगा। तो ये कब होगा? जब 2 महीने 2 साल की जो कोचिंग हमने बनाई है, उस कोचिंग में हम ये लिखवाने वाला काम, स्पून फीडिंग वाला काम कम कर दें, बच्चों को होमवर्क देना शुरू करें। जैसे पहले स्कूल में किया करते थे टीचर कि पढ़ो, होमवर्क करके जाओ, कल पूछेंगे तुमसे। क्लास में कम्युनिकेशन होना शुरू हो, 2 वे, बच्चा सवाल पूछे, टीचर उससे सवाल पूछे, जिससे बच्चा क्लास में आए तो अटेंटिव होकर बैठे। क्लास में आने से पहले उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आए कि कल होमवर्क दिया गया था, टीचर पूछ सकता है कि तुमने किया कि नहीं किया। और यहां समय, वैसे जैसे यूपीएससी आपको 8 मिनट में 7 मिनट में आंसर लिखने का समय देता है, वैसे 8 मिनट 7 मिनट में मैं यहां सवाल बोलूं, बच्चा लिखिए, हम पूछे पढ़ो अपना आंसर। तो जब वो इस तरह की प्रक्रिया में 1.5 साल जाएगा तो उसकी कोर स्किल्स डेवलप होनी शुरू हो। तो कोचिंग का मॉडल हिंदी मीडियम में बदलना पड़ेगा। जो टीचर्स पीपीटी से पढ़ा देंगे, नोट्स देके चले जाएंगे, लिखवा देंगे, तो जब आप लिखवाओगे तो बच्चे की लिखने की ना तो भाषा डेवलप हुई, ना समय सीमा के भीतर आंसर लिखने की उसकी क्षमता विकसित हुई। तो ये मेंस लिखेगा कैसे? आपने उसको होमवर्क दिया नहीं, सवाल उससे पूछा नहीं, एंगेज उसको किया नहीं, तो ये करना पड़ेगा। और ये सब कब कर पाएंगे आप? जब जितना आपने इतना सारा पढ़ाना शुरू किया और खूब डुप्लीकेसी मटेरियल, वही बात प्रिंटेड नोट्स में, वही बात लिखवा ली, इसको कम करना पड़ेगा, तब बच्चे के पास समय बचेगा। उस समय, बचे हुए समय को जो आपने पढ़ाने और लिखवाने से बचाया, उस समय को एक्टिविटीज में, स्किल डेवलपमेंट में, तो इनसे जब बच्चे सिलेक्ट होना शुरू होंगे तो एक इकोसिस्टम तैयार होगा। उनको पता चलना शुरू होगा पढ़ना क्या है। अच्छा, ऐसे टीचर भी अकाउंट बने, कोई टीचर फिर पढ़ा के आगे क्लास में निकल नहीं पाएगा, क्योंकि एक बार बच्चा सिलेक्ट होने लगा तो वो कई बार तमाम ऐसे सवाल टीचर से पूछेगा जिसके लिए टीचर को भी पेपर देख के पूरा ना आना पड़ेगा। मान लीजिए मैं हिंदी मीडियम का टीचर हूं, कोई बच्चा मुझसे सवाल पूछ ही नहीं पाता है, उसको पता ही नहीं क्या पूछना है, तो क्लास में मैं क्या करूंगा? 8 साल से जैसे पढ़ा रहा हूं ऐसे पढ़ाता, कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं बदलूंगा। लेकिन जब बच्चा मुझसे पूछने लगे सर पिछले साल का सवाल कैसे हल होगा, क्योंकि वो पेपर सॉल्व कर रहा है, इकोसिस्टम से उसको बहुत सारा नॉलेज उसके साथियों ने दे दिया, तो फिर इसका मतलब टीचर को भी एक एक सवाल स्वयं हल करना पड़ेगा, अपडेटेड रहना पड़ेगा। तो उसके पढ़ाने में हर साल बदलाव आएगा, डायनेमिज्म आएगा। तो 2 वे प्रोसेस है, बच्चे को कुछ सीखना पड़ेगा, कोचिंग को कुछ बदलना पड़ेगा, स्किल्स डेवलपमेंट का मॉडल होना चाहिए। इन तमाम बातों से, और इसमें अकेले किसी टीचर या कोचिंग का रोल अनिकेत नहीं है, कोई इसको अकेले नहीं कर सकता। हाँ, बताया जा सकता है, जैसे बुद्ध ने कहा आत्मदीपो भाव। तो स्टूडेंट को हमारे इस बातचीत को सुन के देखना पड़ेगा, उस बात तार्किक लगे तो स्वीकार कर ले, नहीं तार्किक लगे तो रिजेक्ट कर दे। लेकिन जब तक वो अपने अंदर बदलाव नहीं लाएगा, बाहर से हम आपको आयस नहीं बना सकते। हम आपको तार्किक बना सकते हैं, हम आपको सोचना सिखा सकते हैं, आपको लिखना सिखा सकते हैं, आपको सही गलत की समझ दे सकते हैं, लेकिन एग्जाम तो आपको देना है, स्किल आपको डेवलप करनी है। आग आपके भीतर से लगनी चाहिए कि हमको आयस बनना है। आपको समझना होगा कि आपको कोचिंग से कितना लेना है, कितना नहीं लेना है। तो ये मेरे ख्याल से अनिकेत कुछ बातें हैं जिनसे हम इसका समाधान कर सकते हैं।
तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी अगर ये देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम और ये जो चर्चा आप लोगों ने की तो देख रहे हैं, तो मेरा तो संदेश यही भाई, कोचिंग करो। कोचिंग से तुम जो बीए एमए में नहीं कर पाए, पढ़ पाए हो, वो बेसिक चीज तुम्हारी हो जाएगी। यहाँ वो क्वालिटी की जो कमी थी वो पूरी हो जाएगी। लेकिन कोचिंग करने से अकेले तुम आईएएस नहीं बनोगे, क्योंकि कोचिंग का मॉडल वैसा है ही नहीं। तुमको लिखना सीखना पड़ेगा, पढ़ना सीखना पड़ेगा, आर्गुमेंट बनाना सीखना पड़ेगा, पर सब काम में तुमको एंगेज होना पड़ेगा, टीचर को अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। तो दोनों तरफ की इस तरह की बात से ही आप कर सकेंगे। एक तो पढ़ने लिखने का मटेरियल अच्छा कीजिए, आप गाइड में मत जाइए, आप कुछ किताबें भी पढ़िए। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए मुक्ति का मार्ग किताब पढ़ने से होगा। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को उसकी जरूरत नहीं, मतलब इंग्लिश मीडियम जो मैं कह रहा हूँ इंजीनियर्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि 65, 67, 68% इंजीनियर्स है, टेक्निकल बैकग्राउंड। हाँ, तो वो जब आ रहे हैं 70% के आसपास, तो उनको अब ये सब की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका आईक्यू पहले से ही सुपीरियर है। सुपीरियर आईक्यू वाले लोग ही आईआईटी में जा रहे हैं, नीट क्वालिफाई कर रहे हैं। तो जिसका आईक्यू सुपीरियर है, इंस्टीट्यूशन ने आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में रोल प्ले किया, इंटरव्यू में आपको 180-85 नंबर अपनी पर्सनालिटी को मिल जाएगा। वो 20 नंबर इंटरव्यू में आपको हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी का कम हो रहा है। निबंध में जहां सोचने की जरूरत ज्यादा, वहां 20 नंबर आपका कम हो गया। तो ये सारी चीजों के लिए आपके पास तरीका है कि आप पढ़ने का डोमेन बड़ा करें। सर, एक अगला प्रश्न है जो कि दर्शन को लेके है, जो कि मूलतः आपकी तबीयत है, क्योंकि आप डॉक्टरेट भी हैं उस विषय में और आपने अध्यापन के कराया है विश्वविद्यालय स्तर पर भी। सर, दर्शन की जब भी हम लोग बात करते हैं तो बहुत गूढ़ता सामने आती है, लगता है कुछ आत्मा परमात्मा जैसी कुछ चीज होगी, क्योंकि पिक्चर नहीं बनती हमारे मस्तिष्क में। जब हम इतिहास की बात करते हैं, भूगोल की बात करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क एक पिक्चर बना देता है कि कुछ ऐसी कुछ बात होगी। लेकिन जब भी हम बात करते हैं कि दर्शन, और वो भी यूपीएससी में दर्शन एज अ वैकल्पिक सब्जेक्ट के रूप में अगर आप चूज करते हैं, तो ये गूढ़ता है, वास्तविकता है ये, या फिर इसका कुछ समाधान भी है? और अगर समाधान है तो ये कितना चुनौती भरा होगा अगर हम दर्शन को एज समझते हैं और यूपीएससी में एज अ वैकल्पिक लेते हैं इसको, तो गूढ़ता हल हो सकती है? अनिकेत, 3 साल से मैंने करीब फिलॉसफी नहीं पढ़ाई है। हालांकि इस बार हम लोग प्लान कर रहे हैं फिलॉसफी पढ़ाने के लिए, और उसका कारण यही है, क्यों प्लान कर रहे हैं उसका कारण शायद यही है कि मुझे लगता है कि ये सब्जेक्ट है ही सोचने समझने का सब्जेक्ट, आर्ग्यूमेंट्स का सब्जेक्ट है। क्योंकि आपने पढ़ाया भी है, आपने जीतो में पढ़ाया है, स्पीपा में पढ़ाया है। जीतो में मैंने फिलॉसफी नहीं पढ़ाया है, स्पीपा में जरूर मेरे कुछ फिलॉसफी वाले स्टूडेंट्स रहे हैं जी। जेटीएफ में, बीएपीएस अक्षरधाम वगैरह में मैंने एथिक्स की कुछ कक्षाएं ली हैं। एथिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी, तो हाँ, जुड़ा हुआ है, फिलॉसफी का एक ब्रांच है, मॉरल फिलॉसफी कहते भी हैं उसको। फिलॉसफी में इस बार पढ़ाने जा रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अनुरोध किया इसलिए जा रहा हूँ पढ़ाने। लेकिन जब तक मैंने पढ़ाया तब तक तो इसका रिजल्ट बहुत शानदार था। और हिंदी मीडियम में तो मुझे लगता है कि कई बार ऐसा रहा है कि मैंने कई बार पर्चे लिखे हैं कि भाई सारे सब्जेक्ट का रिजल्ट जोड़ लो, कोचिंग किए हुए लोगों का, बाकी अपने इससे जो तैयारी सेलेक्ट हुई उनकी बात में नहीं कर रहा। और फिलॉसफी का रिजल्ट तब भी उससे ज्यादा हो रहा था। 2019 तक ऐसी हालत थी। फिर कोरोना आ गया, कोविड आ गया, उसमें मैंने कुछ ऑनलाइन क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस दी, फिर नहीं पढ़ा पाया, क्योंकि मैं भी कुछ कोचिंग में पढ़ाने लगा अभी इसके बाद, और लगने लगा कि विद्यार्थियों को जुटाना ही इस कॉर्पोरेट कल्चर में बड़ा मुसीबत का काम है। इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस खड़े हैं जो कोचिंग चला रहे हैं, तो उसमें आप कहाँ ही प्रचार कर पाएंगे। फिर आपका नेचर भी ऐसा नहीं है कि आप रील बनाते फिरे। तो जो ये नया प्रचार का मॉडल आया जिसमें दिखावा है, पैकेजिंग है, उसमें लोग फिट नहीं बैठते, क्योंकि अगर उसमें फिट बैठते तो फिर 2019 तक जितने रिजल्ट्स मेरे पास थे, इतने टॉप रैंक्स थी, तो कोचिंग बड़ी कर देती, उसी समय इसको पैसा कमाने वाली कोचिंग में तब्दील कर देती। बड़ी क्लैरिटी थी शुरू से कि अपने इसेंस को बिजनेसमैन की इसेंस में तब्दील नहीं करना है, उसको टीचर का इसेंस बनाए रखना है। तो इसलिए बड़ा सायास हमेशा कोशिश की कि कोचिंग कहीं बिजनेस वाली कोचिंग में तब्दील ना हो जाए, कि हम अकाउंट्स देखने लग जाए, पता चले कितना इस साल हमारा सेल हुआ, कितनी अर्निंग आई, वो देखने में फिर ना फंसे।
तो फिर बाद में तो मैंने भी, मुझे लगा कि चलिए कुछ कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं जहाँ कम से कम किसी प्लेटफॉर्म से पढ़ाने का मौका मिले। इस साल फिलॉसफी में पढ़ाऊंगा क्योंकि उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्योंकि मैं देख रहा था कि आपके संस्थान से आपने जिनका मार्गदर्शन किया, उन्होंने सिविल सेवा में 500 नंबर का जो वैकल्पिक विषय होता है उसमें 323 और 313 जैसे कुछ अंक हासिल किए हैं, और वो भी अंग्रेजी से इतना माध्यम में। हाँ, वो 313 गुजराती मीडियम में आया था। नहीं, ये सब्जेक्ट ही बड़ा मैथमेटिकल है। अगर किसी विद्यार्थी के पास लैंग्वेज है, भाषा की दक्षता उसके पास अगर है जी, उसको लिखना आता है और उसको फिलॉसफी पढ़ा दिया जाए, तो मुझे लगता है कि उसमें अंक कटने का कोई स्कोप ही नहीं। प्लेटो के जस्टिस पे कोई सवाल आएगा क्यों कैसे से, स्ट्रॉसन पे कोई सवाल आएगा क्यों कैसे से, तो जो क्यों कैसे वाले सवाल होते हैं ना, इसमें क्यों का आपने जवाब दे दिया। आपसे कोई सवाल पूछे बारिश क्यों होती है, आप उसका जवाब देंगे, जो उसमें नंबर कैसे कोई काटेगा भाई? अगर बारिश होने का कारण वही है जो आपने बता दिया, तो नंबर कैसे काटोगे? इसलिए इस विषय में नंबर पाने के चांसेस स्कोप दूसरे विषयों की तुलना में ज्यादा है, क्योंकि सब्जेक्ट मैथमेटिकल किस्म का है। जहां आर्गुमेंट और रीजन है, उसमें आर्गुमेंट और रीजन आपने बता दिया तो आपके अंक नहीं कटेंगे। जो अंक कटते हैं वो तो मान लीजिए, अब एक टीचर के तौर पर हम भी कोई स्क्रिप्ट चेक करेंगे तो आप 10 में 10 थोड़े दे देंगे। आप ह्यूमैनिटीज के विषय में दिमाग में होता है टीचर की, भाई 10 में 10 नहीं देना, 10 में 7 बहुत हो गया, 10 में 6 बहुत हो गया। तो भाषाई दक्षता के कारण तो आप लिख नहीं पा रहे अपनी बात, समय सीमा में पेपर पूरा नहीं कर पा रहे, इससे तो अंक कर सकते हैं। अदरवाइज फिलॉसफी में अंक पाने का स्कोप दूसरे विषयों से ज्यादा होता है। लेकिन मैं आपके उस सवाल पर लौटना चाहूंगा जिसपे आपने पहला सवाल किया था, दर्शन होता क्या है। गुण बहुत है, गुण बहुत है और अमूर्त विषय है ना विषय। ये असल में फिलॉसफी को लेके फैलाई गई भ्रांति है। कुछ हो सकता है कोचिंग वालों ने फैलाई। अब जरा आप सोचिए, पिछले 5 साल का निबंध का पेपर देखेंगे तो उसमें निबंध आ रहा है कि जहाज अपने बाहर के पानी से नहीं, अपने भीतर के पानी से डूबते हैं। जब धूप खिली हो तब छत पर डालना चाहिए। आत्मसंधान की प्रक्रिया तकनीकी रूप से बाह्य स्रोतों को सौंप दी गई है। हर्ष कृतज्ञता का सरलतम रूप है। सत्य यथार्थ है, यथार्थ सत्य है। भौतिकता माया है और मोक्ष या कुछ ऐसे शब्द का इस्तेमाल था, वो यूटोपिया है। अब जरा बताइए कि क्या कोई स्टूडेंट ये कहता है कि ये निबंध फिलोसॉफिकल नहीं लिखेंगे? और यूपीएससी अगर इतना ही मूर्त विषय की तैयारी पर आपसे सवाल पूछना चाहता है, अगर कुछ लोग कहें, तो फिर अमूर्त निबंध क्यों पूछ रहा है? देखिए, अमूर्त बात उसको कहते हैं हम जो हमको सीधे दिखाई नहीं देती। जैसे मेरे सामने बोतल है, दिखाई दे रही। अब इस बोतल का ब्रांड क्या, इस पर लिखा क्या है, इसके लिए क्या मुझे तर्क करने की जरूरत है? जो प्रत्यक्ष कहते हैं ना, प्रत्यक्ष किम प्रमाण, हाथ कंगन को आरसी, क्या पढ़े लिखे फारसी क्या, तो सीधे दिखाई दे रहा है। तर्क करने की जरूरत कहां होती, जो चीज दिखाई नहीं दे रही। अब जरा बताइए कि आपकी जो पूरी दुनिया बनी है, ये प्रत्यक्ष से बनी, तर्क से बनी? जरा सोचिएगा। न्यूटन ने जो फल गिरते देखा, सेब जैसी कहानी है, तो गिरते हुए उसको गुरुत्वाकर्षण का नियम दिखा कि सेब दिखा? सेब दिखा। लेकिन खोजा क्या उसने? तर्क, गुरुत्वाकर्षण का नियम। आइंस्टीन ने क्या खोजा? E बराबर mc स्क्वायर। न्यूटन ने और क्या खोजा? गति के नियम, S बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, B बराबर u प्लस एटी। जो खोजा, इसमें से कुछ दिख रहा था क्या? पूरा साइंस, पूरा फिजिक्स दिखता है आपको? तो अगर आप कहेंगे कि अमूर्त विषय है, तो फिजिक्स भी तो अमूर्त है। फिजिक्स का कौन सा नियम आप इस बोतल की तरह देखते हैं? आपने डार्विन का विकासवाद कहीं देखा है? एक अनुमान है, बिग बैंग एक अनुमान है, लॉजिकल अनुमान है। बिना इस लॉजिकल अनुमान के दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई होती, कोई साइंस नहीं आया होता। अगर इंसान ने जो देखा था वो इसी संतुष्ट रहता, तो आसमान तो हमको नीला दिखाई देता है। हम मानते हैं नीला ही होता है, हम तो कहते नहीं आसमान नीला नहीं होता, दिखाई देता है। पानी में छड़ी डालते हैं आप, टेढ़ी दिखाई देती, मान लीजिए टेढ़ी, हम कहते नहीं दिखाई दे रही टेढ़ी है, नहीं। दिखता जो दुनिया में है सब कुछ वैसा थोड़े। सूरज दिखता है कि घूमते हुए पृथ्वी से जाके कहीं अस्त हो गया, लेकिन असल में तो पृथ्वी घूम रही, और हम आप बैठे, हमको थोड़े लग रहा पृथ्वी घूम रही। तो दिखने से तो कभी ज्ञान बना ही नहीं है। देखना तो मानव ज्ञान का बहुत छोटा सा भाग है।
सारा ज्ञान बना है इंसान की तर्क करने की क्षमता से, जिसमें वो संतुष्ट नहीं है, क्यूरियस हुआ। इसलिए सुकरात नाम के एक आदमी ने कहा था, अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं। अपरीक्षित तर्क करो, सोचो जो तुमको दिखाई दे रहा क्या वही परंपरा सही है, क्या वही जो तुमको बताया जा रहा है, जो तुमको दिख रहा है कल्चर वही सही है। तो चाहता था क्या, तर्क करो। इसी तार्किकता से विज्ञान, इसी तार्किकता से गणित, इसी तार्किकता से टेक्नोलॉजी, इसी तार्किकता से लोकतंत्र। लोकतंत्र दिखा नहीं था, लोकतंत्र किसी ने विचार से खोजा, सब इसी से पैदा। यही तर्क है दर्शन। जब जिसको आप अमूर्त कहते हैं वो बेसिकली तर्क है। अब चूंकि होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप रह रहे हैं राजतंत्र में, लॉक के समय, जॉन लॉक थिंकर है, और उसने मान लीजिए लॉक ने लोकतंत्र का एक सिद्धांत बना दिया। आपको लोकतंत्र अपने आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप कहीं बड़ा फिलोसफर बनता है, क्योंकि वो नई बात कह रहा है जो आपको दिखाई नहीं दे रही। वही बात जब 300 साल बाद, 400 साल बाद सब जगह दिखने लगेगी लोकतंत्र, तो आप उसको फिलोसफी नहीं कहेंगे, आप कहेंगे तो सब जगह व्यवहार में। अरे तो व्यवहार में क्या सीधे कहीं आसमान से टपक के आ गया? व्यवहार में आने से पहले किसी ने उसको खोजा, वो तर्क बनाया, तब आज व्यवहार में आया। तो यही लोग फिलोसफर से, यही फिलोसफी है। फिलोसफी वो सब्जेक्ट है जो इस तरीके से दुनिया हमारी आगे कैसे जाएगी, कौन सी चीज सही है, कौन सी गलत है, उसका लगातार परीक्षण करती है। तो मैं अक्सर इसको कंपेयर करता हूं डॉक्टर के साथ। जो एक कविता 2 लाइन है, मैं कहता हूं कई बार कि जो है उससे बेहतर चाहिए, दुनिया को एक बेहतर चाहिए, मुक्ति बोध ने 2 लाइन कही। तो फिलॉसफी वो सब्जेक्ट है जिसका काम है डायग्नोसिस करना, पता लगाना कि जो चीज ऐसे दिख रही सही है गलत, लोकतंत्र क्या इससे और बेहतर हो सकता है, कोई और बेहतर शासन प्रणाली हमारे पास आ सकती है, हमारा समाज कैसा होना चाहिए। जो इस तरह के तर्क ढूंढने वाला विषय है, डायग्नोसिस करने वाला, जो संतुष्ट नहीं है कि जैसा दिख रहा है वही सब कुछ ठीक नहीं, उसी सब्जेक्ट को फिलॉसफी कहते हैं। तो अगर आप धर्म से संतुष्ट नहीं, धर्म पर सवाल खड़े करेंगे तो बन जाएगा धर्म दर्शन। अगर आप समाज पर सवाल खड़े करेंगे तो समाज दर्शन। राजनीति पर सवाल खड़े करेंगे, तर्क करेंगे तो राजनीति दर्शन। गणित पर सवाल करेंगे तो गणित का दर्शन, फिलॉसफी मैथमेटिक्स भी होता है। साइंस पर सवाल खड़ा करेंगे तो फिलॉसफी ऑफ साइंस, हमारा विषय था एमए में फिलॉसफी ऑफ साइंस, साइंस का दर्शन। यहां तक कि आप अगर सवाल खड़ा करेंगे शोध में, एमए करने के बाद कुछ टॉपिक लेंगे, उस पर सवाल खड़ा करेंगे और उस पर शोध करेंगे, तो आप बनेंगे पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। तो फिलॉसफी कुछ और नहीं है कि सवाल खड़ा करना है, सवाल उठाना और जवाब ढूंढना, यही फिलॉसफी। वो सवाल धर्म में होगा तो धर्म दर्शन, वो सवाल भगवान का आस्था का है तो धर्म दर्शन, वो सवाल विज्ञान का है तो विज्ञान दर्शन, वो सवाल जो है समाज का है तो समाज दर्शन। अब बताइए, बिना सवाल के कोई इंसानी दुनिया चल सकती है? सारा कुछ सवाल से तो पैदा हुआ। अगर किसी ने सवाल नहीं उठाया होता, न्यूटन के मन में सवाल नहीं आया होता कि चीज गिरी क्यों, तो जवाब ही नहीं ढूंढता, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी नहीं आएगा। इसी सवाल उठाने वाले विषय को दर्शन कहते हैं। तो दर्शन वो विषय, बाकी विषय इससे कैसे अलग, बाकी विषय में वर्णन है। सोशियोलॉजी में आप पढ़ेंगे समाज हमारा कैसा है, उसकी विशेषताएं क्या है, समाज में स्त्री पुरुष संबंध कैसा है, विवाह कितने प्रकार का होता है बताएंगे। और फिलॉसफी में, समाज दर्शन में हम है नहीं बताएंगे। हम पूछेंगे स्त्री पुरुष का जो संबंध है क्या ऐसा ही होना चाहिए, क्या कोई और आइडिया स्त्री पुरुष संबंध का नहीं हो सकता है? क्वेश्चनिंग करें। फिर उन क्वेश्चंस का जो जवाब लोगों ने दिया होगा, उन जवाबों को परखेंगे डॉक्टर की तरह, डायग्नोसिस करके कि सही है या नहीं, वैलिड है या इनवैलिड है। तो जरा सोचिए कि कोई विषय जब आपको इस तरह की बात सिखा रहा, क्वेश्चनिंग करना सिखा रहा है, जिससे पूरी दुनिया आपकी बनी है, सारा कुछ आपने उसी से खोजा है, तो विषय को ये कहना कि गूढ़ है, अमूर्त है, वो बेसिकली पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट की हिस्ट्री को नकारना है। तो फिलॉसफी पर हम लोग कभी और लंबी बात करेंगे, बिल्कुल मेरा ख्याल है बहुत लंबी चर्चा ना हो जाए, क्योंकि सर बहुत से प्रश्न थे बहुत सारी चीजों को लेके, क्योंकि दर्शन आपने पिछले 3 सालों से नहीं पढ़ाया है। अभी नहीं पढ़ाऊंगा इस साल, और हम लोगों ने बैच कह भी रखा है, डिक्लेयर किया है कि 20 तारीख से दर्शन पढ़ाएंगे जी। इसी दौरान हाँ 20 तारीख से शुरू करेंगे बैच, और उस बैच में बड़े एक्सपेरिमेंट करने की योजना है
कि कम बच्चों को पढ़ाया जाए और पढ़ाने से ज्यादा स्किल पर और बाकी चीजों पर काम किया जाए। खैर वो तो एक जो प्लेटफॉर्म है उसको इस पे नहीं ले आते हैं, इस पे सवाल जवाब ही रखते हैं। जी सर, क्योंकि तो मतलब आज की बातचीत का कुल जो लब और लुआब है मुझे लगता है कि ये है कि फिलॉसफी पर हमने थोड़ी चर्चा कर ली। जी सर। और साथ में हिंदी माध्यम पर चर्चा कर ली थोड़ी। और अगला जो हम लोग चर्चा का क्रम जारी रखेंगे उसमें और जो सवाल इस तरह के होंगे, तो मैं देख रहा था कि आपसे कुछ लोगों ने सवाल जेंडर पर पूछे हैं, पर्यावरण पर पूछे हैं, इन पर भी हम लोग आगे श्रृंखलाएं करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो जहां ये आप रिलीज करेंगे इस वीडियो को, जी सर, उस पर जो सवाल आते हैं उनको लेते रहिए, जिससे हम लोग इस चर्चा को इस क्रम में जारी रख सकें। क्योंकि ये आज बात जो की है इससे हो सकता है विद्यार्थियों के दिमाग में सवाल है, कुछ सवाल वो जानना चाहें, मैंने कुछ दावे किए, कुछ बातें कही हैं। अच्छा, एक आखिरी बात मैं कहते हुए खत्म करता हूँ। मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, इसलिए कोचिंग इंडस्ट्री के खिलाफ मैं नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे समाज सुधारक होते हैं, समाज के खिलाफ नहीं होते, चाहते हैं उनका समाज बेहतर हो। तो मैं भी चाहता हूँ कोचिंग ज्यादा मीनिंगफुल बने, कोचिंग के टीचर को लोग रिस्पेक्ट करें। ऐसा ना हो कि वो कोचिंग करने के बाद आपको बुरा भला कहें। तो हमारे अकाउंटेबिलिटी लेने का वक्त आ गया है कि हम जो पढ़ाएं उसकी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज ना करें, भले विद्यार्थी को बात बहुत रुचिकर और पसंद ना आए। क्योंकि हम कोई नेता बनने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, पॉपुलर होने के लिए नहीं पढ़ा रहे। पॉपुलरिटी और क्वालिटी में अंतर करना पड़ेगा। अगर हम पॉपुलर होने के लिए पढ़ाने लग जाएंगे कि यहां से पॉपुलर हुए फिर किसी और फील्ड में चले गए, मैं कल को बाबा बन जाऊं, नेता बन जाऊं, कुछ और करने लगूं, व्यवसायी बन जाऊं, तो फिर ये बिल्कुल वैसा मामला है खतरनाक जैसा बीच में आया था कि लोग ब्यूरोक्रेट रहते हैं और अपने कैरियर के अंत में ही प्लान करना शुरू करते हैं, किसी पार्टी से जुड़ जाते हैं और बाद में उस पार्टी का टिकट लेके नेता बन जाते हैं। आप जज हैं, जज होने के बाद आप राज्यसभा चले, अब तो यूट्यूब कुछ और कर ले। तो वो जो आप टीचर के मन में अगर ये धारणा आ जाएगी कि आपको इसे पॉपुलर बनना है, तो उससे विद्यार्थियों को नुकसान हो। और विद्यार्थियों को समझना चाहिए कि पॉपुलरिटी और क्वालिटी एक नहीं है। शास्त्रीय संगीत में क्वालिटी है, पॉपुलरिटी नहीं है। भोजपुरी गाने में पॉपुलरिटी है, क्वालिटी नहीं है। तो इस बातचीत के साथ मुझे लगता है कि आज की बातचीत हम लोग बिल्कुल रोकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपके सवालों के लिए। और जी सर, इस श्रृंखला को आगे भी जारी रखेंगे क्योंकि प्रश्नों का सिलसिला बहुत ज्यादा लंबा है, तो आगे इसको जारी रखेंगे। बहुत धन्यवाद।